Welcome back to another very important episode of Delight Classes. आज हम लोग अपने इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर और पहले यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो और सारे नोट्स भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले देख लीजिए डिलाइट क्लासेस के द्वारा नोट्स प्रिपेयर किया गया आप लोगों के लिए, जो मेनली हमारा लोगो है गिविंग मोर देन हैप्पीनेस, यानी हमेशा बच्चों को हम कुछ ज्यादा देना चाहते हैं। उनके पास जो खुशी मिलती है पढ़ के, हम चाहते हैं उस खुशी से भी एक कदम आगे बढ़ के उनको हम लोग कुछ ना कुछ प्रोवाइड करें। इसीलिए हम लोग सीबीएसई के लिए बहुत सारे नोट्स बना करके ले आए हैं और बहुत सारे मटेरियल, क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, बोर्ड्स पैटर्न के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं। सीबीएसई क्लास 12th इकोनॉमिक्स, इसके लिए हमने नोट्स, क्वेश्चन सब तैयार किया हुआ है। अगर आप लोगों को ये नोट्स, क्वेश्चंस चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में हमको भेज सकते हैं, बोल सकते हैं, हम डेफिनेटली आपको प्रोवाइड करेंगे। सबसे पहले बच्चों देखिए ये सारा चैप्टर का कंटेंट है। सबसे पहले आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के जिस चैप्टर की बात करेंगे वो पार्ट ए का चैप्टर 1 है, जिसमें हम लोग मेनली बात करेंगे जो नेशनल इनकम एग्रीगेट्स हैं और कुछ कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में। तो जो हमारा आज का वीडियो है मेनली कॉन्सेप्ट्स के ऊपर है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो इकोनॉमिक्स में यूज होंगे क्लास 12th में, और किस तरह से ये मैक्रो इकोनॉमिक्स में इन टर्म्स को हम लोग एग्जाम्स में, बोर्ड्स में लिखेंगे और किस तरह से इनको हम लोग क्वेश्चंस में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज इस वीडियो का मेन मकसद है कि इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में 1 by 1 समझना। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो चैप्टर 1 में पढ़ेंगे वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखो बच्चों, जब भी हम इकोनॉमिक्स की बात करेंगे यानी हिंदी में अर्थशास्त्र, तो ये एक बहुत वास्ट फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। ऐसा नहीं कि इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने केवल एक टॉपिक को पढ़ लिया या एक चैप्टर को पढ़ लिया, इसके बाद में बहुत सारे सब डिवीजन हुए, जिसमें सबसे मेजर चीजें हम लोग अगर बात करें तो इकोनॉमिक्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा मैक्रो इकोनॉमिक्स। इसमें और भी चीजें हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में और आगे जाएंगे तो स्टैट्स का भी पार्ट है, स्टैटिस्टिक्स का। तो आज हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे जो क्लास 12th में है। क्लास 11th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th में इकोनॉमिक्स का जो पार्ट आपने पढ़ा है वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स में मेजर डिफरेंस क्या है हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। देखिए ये देखिए जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स है, ये देखिए सेक्शन, ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एक होता है माइक्रो, इसमें देखो ये जो आई है ना, आई, इससे याद करिएगा, आई का मतलब इंडिविजुअल, यानी कि जो हम लोग 11th में पढ़े थे वो हम लोग इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में बात किए थे और इंडिविजुअल चीजों के बारे में हमने पढ़ाई की थी, जिसमें मेनली हमारा डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, रेवेन्यू, इन सब के बारे में पढ़ाई थी। यानी इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हम बात करते हैं तो हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। पर ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट था, ये 11th का कॉन्सेप्ट था। लेकिन क्लास 12th में हम लोग क्या करेंगे, क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो में देखिए क्या है, मैक्रो में जो ये ए वर्ड है ना, इस ए का मतलब होता है एग्रीगेट यानी बड़ा यानी होल यानी ऑल। अब यहां पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, इकोनॉमी एज अ होल, पूरी कंट्री को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, पूरी सारी इकोनॉमी को हम लोग एक यूनिट को ना पढ़ के सबको एज अ कंप्लीट यूनिट पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इसको मतलब हो गया एग्रीगेट यानी ऑल। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, माइक्रो और मैक्रो में क्या डिफरेंस हो गया। फॉर एग्जांपल माइक्रो में हम लोग माइक्रो एग्रीगेट्स पढ़ते थे, माइक्रो चीजों को पढ़ते थे, जैसे प्राइस थ्योरी, ठीक है। लेकिन जब मैक्रो की बात करेंगे तो हम लोग प्राइस की बात नहीं करेंगे, हम लोग इन्फ्लेशन की बात करेंगे। देखो यहां पे लिखा हुआ है इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल्स, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब मैक्रो की बात करेंगे। और अगर चीजों को डीप में समझना चाहें तो माइक्रो में क्या था, डिमांड, मैक्रो में क्या है, एग्रीगेट डिमांड। जो आपने 11th में पढ़ा था वो क्या था, डिमांड। 12th में क्या है, एग्रीगेट डिमांड। तो मैक्रो में हम लोग एग्रीगेट डिमांड पढ़ते हैं। सप्लाई में क्या है, 11th में सप्लाई पढ़ा था, 12th में क्या पढ़ेंगे, एग्रीगेट सप्लाई। मनी, बैंकिंग, ये सब मैक्रो यूनिट्स पे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, मेनली इन्फ्लेशन, प्राइस लेवल, रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, नेशनल इनकम, जीडीपी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें क्या है, एग्रीगेट है। एग्रीगेट मतलब टोटल, यानी पूरे कंट्री में अगर हम बात करें तो सबको एक साथ जब हम पढ़ते हैं तो कहते हैं मैक्रो।
एक को पढ़ेंगे तो माइक्रो। माइक्रो का मतलब होता है छोटा, स्मॉल। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ठीक है, तो जब हम इकोनॉमिक को बड़े पैमाने पे पढ़ते हैं, कई चीजों को एक साथ जोड़ के, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहां पे कॉन्सेप्ट आ गया, व्हाट डू यू मीन बाय मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में देखिए एक डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। देखो, दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies overall averages and aggregates, overall averages and aggregates of a system, इसको क्या बोला गया? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स which studies overall aggregates and average in the system। तो आई थिंक आप लोगों ने डेफिनेशन अगर एग्जाम में आएगा तो हम कर लेंगे, ठीक है, कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो हमने क्या पढ़ा? ओवरऑल एग्रीगेट्स। तो दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आते हैं कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखो जो बच्चों आपका पहला यूनिट है उसमें है हम नेशनल इनकम के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ेंगे, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन पढ़ेंगे, मनी फ्लो, रियल फ्लो जो हम आज पढ़ेंगे, इन सब के बारे में हम लोग पढ़ाई करेंगे। लेकिन उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिक टर्म्स यूज होंगे, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजें यूज होंगी, इकोनॉमिक्स में आगे भी यूज होंगी। तो हमको पहले आज के वीडियो में हम लोग उन टॉपिक्स, उन यूनिट्स को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक है दैट इज कंजम्पशन गुड्स। देखिए यहाँ पे तीन चीजें आपके सामने हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड डेप्रिसिएशन। तो देखिए कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल गुड्स एंड डेप्रिसिएशन क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग कंजम्पशन गुड्स की। कंजम्पशन का मतलब ही क्या होता है? उपभोग करना, यानी यूज करना। अब हम किसी चीज को यूज क्यों करते हैं? सेटिस्फाई करने के लिए अपने वांट्स को, अपने नीड्स को। तो देखिए यहाँ पे कंजम्पशन गुड्स क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर गुड्स या कंजम्पशन गुड, वो कंज्यूमर गुड्स है फॉर कंजम्पशन, दैट इज बॉट फॉर कंजम्पशन, ना कि इसको फर्दर यूज के लिए। देखिए क्या है, कंजम्पशन फॉर देयर ओन यूज, नॉट फॉर एनी फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब मैं उस चीज को खरीद रहा हूं अगर, तो मैं खुद यूज करूंगा, ना कि मैं इसको किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए आगे यूज करूंगा। मतलब वापस से रीसेल के लिए हम लोग इसको यूज नहीं कर रहे हैं, या फिर हम किसी और काम के लिए यूज नहीं कर रहे हैं, खुद कंज्यूम करने के लिए यूज कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे? कंजम्पशन गुड्स। इनको फाइनल गुड्स भी कहते हैं। देखो दिस आर आल्सो नोन एज फाइनल गुड्स। तो देखो यहाँ पे क्या, ये सारी नोट्स बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको यही लाइंस लैंग्वेज कॉपी में लिखने की कोशिश करनी है ताकि उनको ज्यादा बेहतर मार्क्स मिल सके बच्चों को। तो यहाँ पे क्या है, कंज्यूमर गुड्स आर दोस, ये कंज्यूमर गुड्स आर गुड्स बॉट फॉर कंजम्पशन by the consumer for their own use and not for any other economic activity. These are also known as final goods. अब यहाँ पे क्या है, are outcomes of production and manufacturer and what buyers will see stocked in the house. मतलब क्या है, जो बायर्स हैं वो इन सब चीजों को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं बेचने के लिए और आप इसको खरीदेंगे कंजम्पशन के लिए। तो मेनली क्या है इनका काम कि हम कंज्यूम कर लें, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये कंजम्पशन गुड। फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू देखिए कंज्यूमर गुड्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, ठीक है। एक ड्यूरेबल गुड्स, दूसरा सेमी गुड्स के ही पार्ट्स अगर आप देखें दो पार्ट्स में, गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज देखिए सबसे पहला क्या है, ड्यूरेबल गुड्स, ये क्या है, मोर देन 3 इयर्स। ड्यूरेबल गुड्स मोर देन 3 इयर्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स लेस देन 3 इयर्स। और दूसरा क्या है, सर्विसेज। देखो यही है ना, ये दो चीजें मैंने सर्कल की है। तो यहाँ पे दो चीजें, एक सर्विसेज है, दूसरा गुड्स है। गुड्स और सर्विसेज क्या है, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल। देखो तीनों अंडरलाइन कर दे इंपॉर्टेंट चीज, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स दो, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल और सर्विसेज, ठीक है। तो यहां पे ये हो गया कंजम्पशन गुड्स। कंजम्पशन गुड्स कौन से गुड्स होते हैं, वो गुड्स होते हैं जो कंज्यूमर खुद यूज करने के लिए खरीदता है। क्लियर है, आई थिंक कंज्यूमर गुड्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट कैपिटल गुड्स। ये कैपिटल गुड्स क्या है, कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। पूंजी क्या होती है, कैपिटल होता क्या एक्चुअली, कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब ये हुआ कि आपके द्वारा लगाया गया वो पैसा जो और पैसा कमाने में मदद करे, इसीलिए उसको कैपिटल बोला गया, और ग्रो करा रहा है। तो कोई कंपनी अगर ग्रो करना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करना चाहेगी, तो वो क्या चाहेगी, वो बड़े बड़े इक्विपमेंट्स, मशीन्स, लैंड, बिल्डिंग, ये सब में पैसा लगा के इन्वेस्टमेंट करेगी। तो जब ये बड़े बड़े जगहों पे पैसा लगा रही है तो उसको और अर्निंग होती है, तो इसीलिए इनको क्या बोला गया, कैपिटल गुड्स। ये क्या है, मेनली इनका काम क्या है, आर कैपिटल गुड्स आर नॉट फिनिश्ड गुड्स, रादर दे आर यूज्ड टू मेक फिनिश्ड गुड्स। ये क्या है, दे आर नॉट, कैपिटल गुड्स आर नॉट फिनिश्ड गुड्स, rather they are used to make
फिनिश गुड्स। ये क्या है? ये फिनिश गुड्स बनाने में यूज होता है। अब इसमें मेनली क्या आता है? देखिए ये क्या है? इट इन्वॉल्व्स बिल्डिंग, मशीनरी, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, टूल्स। ये सारी चीजें क्या है? आपके ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करती है। मतलब मैंने एज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिल्डिंग में पैसा लगा दिया, मशीन्स में लगा दिया, इक्विपमेंट्स में लगा दिया, टूल्स में, व्हीकल्स में, तो ये क्या कहलाएंगे मेरे? कैपिटल गुड्स। ये एक्चुअली में सेटिस्फाई करने के लिए नहीं होते हैं। सेटिस्फाई करने के लिए तो कंज्यूमर गुड्स होते हैं, कंज्यूमर के वांट्स को सेटिस्फाई करता है कंज्यूमर गुड्स। लेकिन कैपिटल गुड्स उन गुड्स को बनाने में मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ब्रेड बना रहा हूं तो ब्रेड कंज्यूमर खा रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स हो गया। लेकिन उस ब्रेड को बनाने में जो बड़ी सी मशीन यूज हो रही है उसको हम क्या बोलेंगे? कैपिटल गुड्स। हमने गेहूं से आटा बनाया तो आटा क्या हो गया? कंज्यूमर लेके गया, कंज्यूमर ले जाके उसकी रोटी बना के खा जा रहा है, आटे को यूज कर ले रहा है, तो आटा कंज्यूमर गुड्स। पर वो जो चक्की है, जिस चक्की में आटा पीसा जाता है, वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स। तो नेक्स्ट अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, डेप्रिसिएशन। देखिए अब ये तो आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, ये वर्ड्स 11th में भी पढ़ा होगा, अकाउंटेंसी में भी पढ़ा होगा। तो डेप्रिसिएशन होता क्या है? यहाँ पे जो डेफिनेशन दिया है उस डेफिनेशन को भी आप याद कर लीजिए, लेकिन मैं आपको थोड़ा और बेहतर ढंग से एक चीज बताना चाहूंगा। डेप्रिसिएशन इज ग्रेजुअल एंड परमानेंट। ग्रेजुअल मतलब स्लोली, परमानेंट मतलब एक बार हो गया दोबारा वापस नहीं होगा। तो ग्रेजुअल एंड परमानेंट डिक्रीज। किस चीज में डिक्रीज? इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, कोई भी फिक्स्ड एसेट्स है, उसकी वैल्यू में जो हम यूज करते हैं उसकी वजह से जो उसकी वैल्यू गिर जाती है उसको हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं। अब डेप्रिसिएशन की बात करें तो ये होता क्यों है? तो यूज करने से, वियर एंड टियर से, पैसेज ऑफ टाइम से और ऑब्सोलेंस से, यानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी की वजह से। तो कोई भी एसेट्स हो, फॉर एग्जांपल मैंने एक स्कूटी खरीदी या बाइक खरीदी या कार खरीदी, नया खरीदा मैंने बाइक 2 लाख रुपए का, लेकिन उसको जब 6 महीना में हम यूज करने के बाद बेचने गए तो वो 2 लाख में नहीं बिकेगा, अब वो 1.5 लाख में बिक रहा है या फिर 1,40,000 में। तो ये जो 50-60 हजार रुपए जो कम हुए हैं उसकी यूज होने की वजह से उसको हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। अब यहां सवाल उठता है, सर ये अकाउंटेंसी का अगर मेनली कॉन्सेप्ट आपने बताया है तो इकोनॉमिक्स में हम कैसे यूज करेंगे? तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि अकाउंट का कॉन्सेप्ट हो, ये इकोनॉमिक्स में भी यूज होता है। और डेप्रिसिएशन मेनली यूज कहां होता है? जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है बच्चों, आगे फॉर्मूला में हम लोग डिस्कस करेंगे। जब भी कोई इन्वेस्टमेंट होती है तो शुरुआत में जो भी मैंने इन्वेस्टमेंट कर दी उसकी ग्रॉस वैल्यू होती है। मैंने 5 लाख रुपए लगा दिया तो उसका इन्वेस्टमेंट 5 लाख का आ गया, तो वो ग्रॉस वैल्यू हो गई इन्वेस्टमेंट की। पर यूज करने के बाद उस इन्वेस्टमेंट में अगर यूज करने के बाद थोड़े टाइम के बाद अगर उसकी वैल्यू कम हो जाए, गिर जाए, तो उस ग्रॉस वैल्यू से अगर मैंने डेप्रिसिएशन को हटा दिया तब मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी उसको हम क्या बोलेंगे? नेट वैल्यू। नेट वैल्यू मतलब क्या हुआ? एक मशीनरी है, उस मशीन की वैल्यू है 2 लाख रुपए, अब मैंने उसको यूज किया, कुछ समय के बाद उस पर डेप्रिसिएशन लग गया, अब मैंने जब डेप्रिसिएशन को हटा दिया तो उसकी मुझे नेट वैल्यू मिलेगी। यानी कि बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, जब भी हम ग्रॉस और नेट की बात करेंगे, यहां पे हम लिख देते हैं ग्रॉस एंड नेट की बात करेंगे, यानी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट इन्वेस्टमेंट। बच्चों ध्यान दीजिएगा, न्यूमेरिकल्स में ये कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम आएगी। अगर लेकिन ये कॉन्सेप्ट यहां क्लियर है तो न्यूमेरिकल काफी इजी हो जाएगा। जी ग्रॉस, GROSS, ग्रॉस में और नेट में क्या रिलेशन है? डेप्रिसिएशन का। यहां इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि कोई चीज ग्रॉस में है, कोई भी चीज जैसे इन्वेस्टमेंट है, अगर कोई भी चीज आपने ग्रॉस में बनाई हुई है, अगर इसको ग्रॉस से हमने कन्वर्ट करके अगर नेट वैल्यू पता करनी है तो ग्रॉस से नेट वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या करना होगा? डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। यानी ग्रॉस और नेट के बीच का रिलेशनशिप बन रहा है क्या? डेप्रिसिएशन। यानी हम कह रहे हैं कि ग्रॉस वैल्यू से अगर नेट वैल्यू मुझे पता करनी है तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करना होगा। ठीक इसका उल्टा, अगर नेट वैल्यू आपको पता है, नेट वैल्यू पता है, ग्रॉस वैल्यू पता करनी है, तब क्या करेंगे हम लोग? डेप्रिसिएशन को
ऐड करेंगे। तो यानी कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, नेट इन्वेस्टमेंट पता करना है, लेस डेप्रिसिएशन, और नेट इन्वेस्टमेंट दिया है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट पता करना है, तो ऐड डेप्रिसिएशन। ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट है। यहां पे इन कॉन्सेप्ट को अगर आप याद रखेंगे तो आगे न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहां पे डेप्रिसिएशन तो हो गया, अब आगे टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे तो हमारा जो अगला टॉपिक्स है फाइनल गुड्स, यानी जो कंज्यूमर गुड्स हमने बात की थी, उस कंज्यूमर गुड्स में क्या क्या आते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स की बात करें तो फाइनल गुड्स में क्या है, फाइनल गुड्स आर दोज रिक्वायर्ड व्हिच आर रेडी टू सेल, रेडी टू यूज। देखिए क्या है, फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स दैट डू नॉट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग, दैट डू नॉट रिक्वायर्ड फर्दर प्रोसेसिंग। गुड्स है, बन गया है, तैयार हो गया है, क्या करने के लिए, यूज करने के लिए। गुड्स किस लिए तैयार हो गया है, यूज करने के लिए, रेडी टू यूज, इट डू नॉट नीड एनी फर्दर प्रोसेसिंग, इट डू नॉट नीड एनी फर्दर प्रोसेसिंग। देखिए यहां पे फाइनल गुड्स क्या है, final goods are those goods which do not require any further processing and ready to use. These goods are also known as consumer goods and manufactured purpose direct use to the end consumer। मतलब क्या हुआ, कंज्यूमर इसको डायरेक्टली यूज करने के लिए खरीदता है। पक्का समझ में आ गया। तो आई थिंक आप लोग को पता चल गया फाइनल गुड्स क्या है। आगे और भी सारे नोट्स में चीजें दी हुई हैं, फाइनल गुड्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। टेलीविजन आ गया, मिल्क आ गया, फूड आइटम्स आ गया जो खाने के लिए तुरंत तैयार हो, मेडिसिन आ गई, दवाइयां हो गई, ये सारी चीजें क्या हो गई आपके फाइनल गुड्स हो गए। ठीक है, अब यहां पे अगर हम बात करें गुड्स की तो दो तरह की गुड्स को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक मिनट, अब यहां पे ब्रॉड कैटेगरी में फाइनल गुड्स को ब्रॉड कैटेगरीज में हम लोग डाइवर्सिफाई करते हैं दो पार्ट्स में। देखो डाइवर्सिफाइड फाइनल गुड्स कैन बी डाइवर्सिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टू कैटेगरीज। पहली कैटेगरी क्या है, बाइंग हैबिट्स के आधार पे। बाइंग हैबिट्स, कंज्यूमर कितना रेगुलरली उसको खरीद रहा है या कब खरीद रहा है, उसके खरीदने की हैबिट के ऊपर हम बात करेंगे। तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, बाइंग हैबिट्स के आधार पर हमने डाइवर्सिफाई किया है। और कितने टाइम में वो यूज हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी मतलब ड्यूरेबल मतलब टाइम के आधार पे। तो मैंने आपको बताया है ड्यूरेबल गुड्स जो लंबे समय तक यूज होता है, नॉन ड्यूरेबल्स जो जल्दी यूज नहीं होता, एक होता है पेरिशेबल। वर्ड पेरिशेबल का मतलब तुरंत, आपने उसको बनाया तुरंत यूज कर लिया, तुरंत खत्म हो गया। सर्विसेज जो जैसे जैसे बनता है वैसे वैसे कंज्यूम होता है। फॉर एग्जांपल आप अगर किसी नाई की दुकान पे गए बाल कटवाने के लिए, तो उसने आपका हेयर ड्रेसर है, उसने आपका बाल कटिंग किया, वो बाल कटिंग वो सर्विस उसके द्वारा उसने दी और आपने कंज्यूम कर लिया ऑन द स्पॉट, उसको बोला गया सर्विसेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ बाइंग हैबिट्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेबिलिटी। तो आइए बाइंग हैबिट्स के आधार पर देखते हैं, चार तरह के गुड्स होते हैं। On the basis of buying habits, there are 4 types of goods. On the basis of buying habits, there are 4 types of goods. तो कौन कौन से goods हैं on the basis of buying habits? ये रहे, ठीक है, ये buying habits। अब आते हैं टॉपिक पे, थोड़ा सा पेन अपना ऑन कर लें हम। हाँ, ये रहा। सबसे पहले देखिए बाइंग हैबिट्स के आधार पर सबसे पहले कन्वीनियंस गुड, सुविधाजनक। कंज्यूमर इसको हमेशा रेगुलरली खरीदता रहता है, किसके लिए, कंजम्पशन के लिए। गुड्स दैट आर अवेलेबल एंड रेगुलरली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, रेगुलरली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर। फॉर एग्जांपल मिल्क, ब्रेड, पल्सेस, आप ये दाल, ब्रेड जो है और भी चीजें हैं, मिल्क हैं, ब्रेड्स हैं, दाल हैं, और भी जो चीजें होते हैं घर में डेली यूज वाले जो हमेशा बाजार से मिलते हैं और आप उनको यूज करते हैं अपने सुविधा के हिसाब से, उसको बोलते हैं हम लोग कन्वीनियंस गुड। तो वो क्या है, उनकी हैबिट क्या है, रेगुलर परचेज। तो ऑन द बेसिस ऑफ हैबिट क्या हुआ, कन्वीनियंस गुड। हम रेगुलरली उसको खरीद रहे हैं और हमेशा अपने लाइफ में उसको हम यूज कर रहे हैं, रेगुलरली वो चीजें यूज हो रही हैं, मार्केट में आप जा रहे हैं बहुत इजीली अवेलेबल हो जा रही है, रेगुलर कंजम्पशन गुड्स। तो उसको क्या बोला गया, कन्वीनियंस गुड। स्पेशलिटी गुड्स, बच्चों ये खास तरह के एक्सपेंसिव गुड्स होते हैं जो एक्चुअली में नेसेसरी नहीं होते हैं, लेकिन एक्सपेंसिव होते हैं, वो आपकी डिजायर के ऊपर आप खरीदते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने सोने की अंगूठियां खरीद ली, घर में लेडीज होती हैं वो सोने के ईयर रिंग्स, डायमंड की ये अंगूठी, रिंग्स, नेकलेस उनको चाहिए, वो बड़ी लग्जरी कार्स चाहिए आप लोगों को, स्पोर्ट्स बाइक चाहिए। बाइक तो नॉर्मली आप यूज कर सकते हैं, स्पोर्ट्स बाइक ही क्यों चाहिए, आपकी लग्जरी है, वो रेगुलर नहीं खरीदते,
तो आपने क्या किया, लग्जरी आइटम्स जैसे एंटीक कार्स, ज्वेलरी, ये बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, रेगुलरली नहीं खरीदी जाती हैं। इसकी हैबिट जो है वो एक बार खरीदा आपने, फिर आप लाइफ टाइम में एक बार खरीदेंगे, 2 बार खरीदेंगे, ये बहुत महंगी चीजें होती हैं, तो इसको हमने क्या बोला, स्पेशलिटी गुड्स। नेक्स्ट, शॉपिंग गुड्स क्या है? शॉपिंग गुड्स क्या होता है, जो कि हम खरीदते हैं, ये क्या है, गुड्स आर परचेज आफ्टर थिंकिंग अ लॉट अबाउट देम ऑन अ कंज्यूमर पार्ट्स। कंज्यूमर इसको खरीदता तो है लेकिन रेगुलरली नहीं खरीदेगा, सोचेगा विचारेगा। फॉर एग्जांपल आप देखिए क्या है, रेफ्रिजरेटर, टीवी, लैपटॉप, ये बहुत रेगुलरली नहीं खरीदे जाते हैं, लेकिन कंज्यूमर इसको खरीदने से पहले थोड़ा सोचेगा, विचारेगा, डिस्कस करेगा, अपने बजट को देखेगा। टीवी खरीद लिया बड़ा सा, और आपने मोबाइल फोन्स एक्सपेंसिव खरीद लिया, लैपटॉप खरीद लिया, ये सब चीजें क्या है, रेगुलर हमेशा नहीं खरीदेंगे आप, 2 साल 4 साल में एक बार खरीदेंगे। रेफ्रिजरेटर खरीद लिया, तो यहां पे बाइंग हैबिट्स क्या है, नॉट रेगुलर बट कंज्यूमर बाइज दिस टाइप एक्टिविटी। स्पेशलिटी गुड्स क्या है, वो बहुत महंगे गुड्स है, हमेशा रेगुलरली कंज्यूमर नहीं खरीदता। कन्वीनियंस गुड, जब चाहा बाजार में गया खरीद लिया। ये तो 3 तरह के आपके बाइंग हैबिट्स में आ गए। ये चौथा वाला बड़ा खतरनाक है, अनशॉर्ट गुड्स। बात कर रहे थे अनशॉर्ट गुड्स के। अनशॉर्ट गुड्स क्या है, अनशॉर्ट गुड्स एक बहुत खास तरह के गुड्स होते हैं। ये अनशॉर्ट गुड्स क्या होते हैं, बहुत खास तरह के गुड्स होते हैं। क्या खासियत होती है इनमें, ये एक्चुअली ये ऐसे गुड्स हैं बच्चों जो रेगुलरली यूज नहीं होते हैं। रेगुलरली क्या, रेयरली यूज होते हैं। अब रेयरली यूज का मतलब क्या हो गया बच्चों, रेयरली यूज का मतलब ये बाजार में मौजूद तो है पर लोग इनको ज्यादा खरीदते ही नहीं है, इनको जरूरत ही नहीं हो खरीदने की। फॉर एग्जांपल के तौर पे ये बताइए, आप लोगों में से कितने लोग ऐसे जिनके घर में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है? आप जानते हैं फायर एक्सटिंग्विशर क्या है, जो आग बुझाने के काम आता है। मे भी आपके स्कूलों में लगा हो, वो तो स्कूल में तो कंपलसरी है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में भी कंपलसरी है कि आपके पास आग बुझाने वाले एक बड़ी सी रेड कलर की मशीन लगी होती है, उसको बोलते हैं फायर एक्सटिंग्विशर। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग कितने लोग हैं जिनके पास जो स्नो जैकेट है? स्नो जैकेट मतलब जो एस्किमोस पहनते हैं, जो मोटा वाला जैकेट होता है, जब आप बर्फ पे जाते हैं तो वो पहनते हैं। वो आपके यहाँ बहुत कम लोगों के पास होगा। क्यों? क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं, उसको खरीदते ही नहीं लोग, कोई इसकी जरूरत ही नहीं है। ऐसे आपके घर में बहुत सारे सामान होंगे जो बहुत रेयर होते हैं और लोग उसको रेगुलरली नहीं खरीदते। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पे लिखा हुआ फायर एक्सटिंग्विशर, स्नो जैकेट्स, ये क्या है, ये रेयरली परचेस्ड बाय द कंज्यूमर होते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी के आधार पे 4 तरह के गुड्स मैंने आप लोग को बता दिया, कन्वीनियंस गुड, स्पेशलिटी गुड्स, शॉपिंग गुड्स एंड अनशॉर्ट गुड्स। ये किस आधार पे था, ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर हैबिट्स, नॉट ड्यूरेबिलिटी, हैबिट्स के आधार पे। लेकिन अगर हम ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो यहां पे मेनली क्या है, सर्विसेज। सर्विसेज क्या है, मैंने एग्जांपल में दिया है कि आप किसी होटल में जा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, वेटर आ रहा है, आपको खाना दे रहा है, खाना आपने तुरंत खा लिया, उसके द्वारा प्रोवाइड की गई सर्विस तुरंत। टीचर क्लास में टीच कर रहा है तो ये भी तो सर्विस है। तो ये सब चीजें क्या है, ये आपके सर्विस है। जो इनविजिबल होते हैं, इनविजिबल क्या है, दे आर वेरिएबल एंड इनविजिबल। वेरिएबल मतलब चेंज होते रहते हैं। मैं आज जैसे पढ़ा रहा हूं जरूरी नहीं कल भी ऐसे पढ़ाऊं, ये चेंज हो जाएगा। लेकिन गुड्स चेंज नहीं होते, इनको हम फिजिकली टच नहीं कर सकते हैं लेकिन ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आपको स्ट्रेस है, पढ़ाई कैसे होगी, आपके डाउट्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं तो आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, लेकिन इनको फिजिकली टच नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, नॉन ड्यूरेबल। नॉन ड्यूरेबल का मतलब ये होता है, ड्यूरेबल का मतलब होता है ड्यूरेशन यानी टाइम। वो गुड्स जो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, जितनी जल्दी हो सके वो कंज्यूम हो जाते हैं, उनकी सेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। सेल्फ लाइफ का मतलब क्या हुआ, सेल्फ जानते हैं, घर में सेल्फ होता है, इसमें हम सामान रखते हैं। कुछ सामान बहुत सालों तक चलते हैं, लेकिन कुछ है खरीदा 2-4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, खत्म। शैम्पू, साबुन, सोप, चाय की पत्ती, मंजन एंड दूध, ये सब क्या है, ये सब नॉन ड्यूरेबल या बहुत कम समय में खर्च हो जाने वाली चीजें। ड्यूरेबल गुड्स जिनकी सेल्फ लाइफ बहुत लंबी होती है, लॉन्गर शेल्फ लाइफ। ये सब टेक्निकल वर्ड्स है, बट आप एग्जाम में यूज कर सकते हैं। लॉन्गर शेल्फ लाइफ जैसे कार, टेलीविजन और भी बहुत सारे हैं, लैंड, बिल्डिंग्स, ये सब क्या है, ड्यूरेबल, जो लंबे समय के लिए होते हैं। अच्छा बच्चों, आप जब ध्यान से देखेंगे ना तो आप ये सारी चीजें देखेंगे तो ये कंज्यूमर खरीद भी रहा है, ये सब कंज्यूमर खरीद रहा है, तो ये कंज्यूमर गुड्स हो गए, कंजम्पशन गुड्स हो गए। पर कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए भी तो बहुत सारे गुड्स चाहिए, जैसे बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री है, बहुत बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो सामान बनाते हैं, जो मैन्युफैक्चर करते हैं, उनको जिन चीजों की जरूरत पड़ती है उनसे हम लोग बनाते हैं कंज्यूमर गुड्स। अब 2 तरह की चीजों की जरूरत पड़ी,
एक जो बड़ी बड़ी लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, उनको हम कैपिटल गुड्स बोलते हैं, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। पर वो गुड्स जो कि प्रोडक्शन प्रोसेस का पार्ट है, और जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें जाके वो गुड्स अपना मिल जाता है, समा गया, उसका रियल वैल्यू खत्म होके वो पुरानी जो उसकी इमेज है वो खत्म हो जा रही है और नई गुड्स वो बन के तैयार हो जा रही है, तब फाइनल गुड्स बन रहा है। ऐसे गुड्स को बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। जरा समझिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। आप जो मिठाई बना रहे हैं, मिठाई बनाने वाला जो दुकानदार है उसने मिठाई में चीनी का इस्तेमाल किया, शुगर का इस्तेमाल किया। अब शुगर तो गुड्स है, आप उस गुड्स को, उस शुगर को अपने घर पे लाके चाय बना रहे हैं, तो वही शुगर, वही चीनी आपके लिए कहलाएगा कंज्यूमर गुड्स। लेकिन वही चीनी जब दुकानदार ने मिठाई बनाने में यूज किया, अब वो चीनी मिक्स हो गया और चीजों के साथ, और वो मिठाई के रूप में तैयार हो गया। यानी पुराना उसका जो इमेज था वो खत्म हो गया, वो मिठाई बन चुका है। तो अब ये मिठाई कंज्यूमर के पास चला गया। तो ये जो प्रोसेस में चीनी अपने आप को खत्म करके मिठाई में कन्वर्ट कर ले रही है, इसको बोला गया इंटरमीडिएट गुड्स। एक इंपॉर्टेंट वर्ड मैं आपको दे रहा हूं, प्रोडक्शन बाउंड्री। जो गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर ले रही है, एग्जाम में ये वर्ड आप यूज कर सकते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर ली है, वो आपका फाइनल गुड्स हो गया। लेकिन जो भी गुड्स कंज्यूमर के पास जाने से पहले प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज हो जा रही है, उसको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने दूध खरीदा और चाय बना के पी गए, तो ये हो गया आपके लिए फाइनल गुड्स। उसी दूध को एक दुकान वाले ने चाय बना के आपको बेचा, तो उसने चाय बनाया और दूध का इस्तेमाल वहां पे किया, तो दूध तो वही था, लेकिन दुकानदार ने उसको चाय बनाने में यूज कर लिया, तो वहां पे वो क्या कहलाया? कंज्यूमर गुड्स नहीं बच्चों, वहां पे वो कहलाएगा इंटरमीडिएट गुड्स। ऐसे और भी एग्जांपल्स हैं, हम चाहते हैं एक दो एग्जांपल्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो यहां पे आप देखिए इंटरमीडिएट गुड्स, ये मैंने इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। इंटरमीडिएट गुड्स देखिए मैंने आपको बता दिया कि ये फिनिश्ड गुड्स नहीं है, पर फिनिश्ड गुड्स के लिए एज अ इनपुट यूज करते हैं। नोट्स आपके सामने है, आप इसको ध्यान से पढ़ सकते हैं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वह स्टॉक एंड फ्लो। स्टॉक एंड फ्लो, देखिए हम लोग गुड्स के बारे में तो बहुत कुछ पढ़े हैं, लेकिन इकोनॉमी में जब गुड्स चल रही है तो उसको हम लोग, इकोनॉमी में तो बहुत सारे टर्म्स यूज होते हैं, हम सारे टर्म्स को दो हिस्सों में बांट सकते हैं या दो तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। सारी चीजों को अगर हम कैटेगराइज करें, या तो वो स्टॉक है या तो वो फ्लो है। ये सर ये स्टॉक और फ्लो क्या होता है? या तो वो स्टॉक है या तो वो फ्लो है। अब यहां सवाल समझ में आता है, सर ये स्टॉक और फ्लो क्या है? आपने बोला या तो वो स्टॉक है या तो वो फ्लो है, तो ये स्टॉक और फ्लो होता क्या है? बच्चों इकोनॉमी में जब भी हम कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वो जो भी सामान या जिस चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं वो ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम हम बता रहे हैं या ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। बच्चों प्लीज इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा, ये वर्ड्स का बहुत ध्यान दीजिएगा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम की हम बात कर रहे हैं या फिर हम लोग ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम की बात कर रहे हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऑन द पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम या फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि मैंने इनकम जो है, इनकम मैंने इतनी इनकम बना ली, आज 31 मार्च को मेरे पास 1 करोड़ रुपए हैं, तो ये क्या है? मेरे पास इतना पैसा है अभी एक दिन में कमाया, 1 महीने में कमाया, 10 साल में कमाया, मैं नहीं जानता, पर आज मेरे पास इतना सामान पड़ा हुआ है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? स्टॉक। मेरे गोदाम में आज इतने सारे गुड्स पड़े हुए हैं, ये क्या हुआ? स्टॉक, जिसको हम लोग अकाउंटेंसी में क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं। मेरे गैराज में आज 10 कार है, ये क्या हुआ? स्टॉक। लेकिन अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। 1 महीने में मैंने इतनी सप्लाई कर दी, फ्लो। 1 महीने में मैंने इतना सामान बेच दिया, फ्लो। 1 साल में मैंने इतनी इनकम जनरेट की है, फ्लो। इनकम इतना है, स्टॉक। 1 महीने में मैंने इतनी इनकम कमा ली है, फ्लो। तो आई थिंक फ्लो और स्टॉक का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वैसे मैंने एक और इसके बारे में डिटेल्ड वीडियो बनाई है स्टॉक और फ्लो के बारे में, तो आप उसकी में भी जाके देख सकते हैं। कमेंट लिंक में मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा नीचे कमेंट सेक्शन में। तो देखिए क्या है, क्वांटिटी कैलकुलेट, ये इंपॉर्टेंट लाइन है बेटा। स्टॉक क्या है? स्टॉक क्या है? कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टर्म, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, स्टॉक। लेकिन वहीं पे हम लोग फ्लो की बात करें, फ्लो की बात करें
तो क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। फ्लो क्या है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल भी मैंने दे दिया, आपको समझ में आ गया होगा। जो चीज एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे पास है वो स्टॉक, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम कैलकुलेट करते हैं वो हो गया फ्लो। तो यहां पे हमने स्टॉक और फ्लो के कॉन्सेप्ट को समझा हुआ है। स्टॉक और फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम के कैलकुलेशन के लिए कॉन्सेप्ट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मैंने आपको अभी बता दिया है। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ है, टोटल एक्सपेंडिचर या इन्वेस्टमेंट मेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू एक्वायर कैपिटल गुड्स। मैंने अभी तो आपको बताया था कैपिटल गुड्स को हम लोग जब भी एक्वायर करते हैं तो उसमें जो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर खर्च हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और उसी में से अगर मैंने डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया तो वो क्या निकल गया, देखिए ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन तो नेट इन्वेस्टमेंट। तो ये रहा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट। आई थिंक आप लोगों को ये ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर यहां तक चीजें क्लियर हो गई तो चैनल को लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में यस लिखिए, स्टॉक और फ्लो के एक दो एग्जांपल्स आप और लिखिए, मुझे पसंद आएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अगले वीडियो का इंतजार करिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इकोनॉमिक्स के और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। याद रखिएगा बच्चों, बोर्ड्स आ रहे हैं आपके। बोर्ड्स के लिए ये हमारा प्रण है कि मैं ज्यादा से ज्यादा डिटेल्ड में वीडियो बना सकूं ताकि आपके बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आए। इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना मत भूलिएगा कि आपको और भी वीडियोस चाहिए या नहीं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।